जाएगा। वेव में दो पार्ट आते हैं, एसएचएम एंड ऑसिलेशन का जो भी पार्ट होता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का और वेव का। ठीक है, तो कोशिश ये होगी कि आपका वेव का जो टॉपिक है पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, आपके एग्जाम के पर्पज से। आप लोगों ने चूंकि पढ़ा है, इसको रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे कंप्लीट करा रहा है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि वेव के लिए जब हम डिस्कस करते हैं एसएचएम में, तो एसएचएम में आवर्ती गति पूछता है कि आवर्ती गति क्या है, पीरियडिक मोशन क्या है। तो भैया पीरियडिक मोशन वो होता है कि जब भी कोई बॉडी अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है तो पीरियडिक मोशन या आवर्ती गति कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई बॉडी अपनी मिड पोजीशन के एक बार इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है तो वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इसका मतलब सभी ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी पीरियडिक मोशन होते हैं, लेकिन सभी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब अगला आता है कि एसएचएम में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट आपका आता है वो क्या आता है, यह x बराबर a cos थीटा और y एक्सिस पे y बराबर a sin थीटा, जहां पे a क्या है, आयाम है, y एक्सिस पे विस्थापन है। ठीक है, अब इसमें कभी ये कह दिया जाए कि यदि आयाम विस्थापन का आधा हो जाए तो वो समय क्या होगा जिसका आवर्तकाल के साथ क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे y बराबर a/2 रख करके थीटा का मान निकाल लेंगे। अच्छा, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे कैपिटल टी होता है, तो यहाँ से स्मॉल टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस पे विस्थापन ये होता है, x एक्सिस पे ये होता है, अधिकतम विस्थापन ही आयाम होता है। ठीक है, ये चीजें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, सबको पता है। थीटा बराबर ओमेगा टी रखेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एन, रखेंगे तो ये आ जाएगा, ओमेगा की जगह 2 पाई बटे कैपिटल टी रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके सभी इक्वेशन जो है ये क्या है, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जनरल इक्वेशन बताइए या व्यापक समीकरण बताइए, तो इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फाई को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये चीजें हो जाती है, फाई को हम ऐड कर देते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाता है, ये जनरल इक्वेशन बन जाता है ना, x बराबर a cos थीटा प्लस फाई। यहाँ पे फाई जो होता है वो फेज एंगल होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कला कोण। फेज एंगल क्या करता है, इट शोज द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कण की स्थिति और दिशा को किसी भी क्षण दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका कला कोण का ये चीजें हो गया। अच्छा देखिए, कोई दो इक्वेशन दिया जाए जहां पे फाई 1 फाई 2 आए और फेज डिफरेंस पूछे, कलांतर पूछे, तो दोनों के कला कोण का अंतर कलांतर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीजें करते हैं। इसमें कभी कभी आपका इक्वेशन आ जाता है, पूछ लेगा आयाम क्या होगा, तो आप उसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि y बराबर 0.5, ठीक है, साइन 100x माइनस 2 पाई टी, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर देंगे, एम की जगह आयाम कर देंगे, ओमेगा की जगह ओमेगा कर देंगे और टी की जगह टी कर देंगे, ये सब करके निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज आपसे कभी पूछा जाए कि सरल आवर्त गति में वेग क्या होता है, तो भैया विस्थापन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपका वेलोसिटी हो जाता है। तो ओवरऑल वेलोसिटी एसएचएम में ये आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला का पीजीटी 2022 में पूछा गया है सरल आवर्त गति में वेग का। उसमें एक ऑप्शन है डी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही सही ऑप्शन है। ठीक है, ये चीजें होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें होता है। अच्छा, इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ पूछते हैं, ठीक है, तो इलिप्स आता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का मान अगर 1 हो जाता है तो ये सर्किल को शो करता है। ठीक है, ये चीजें आ जाता है। अब सरल आवर्त गति में हम त्वरण की बात करते हैं, तो सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होता है, dv अपॉन dt कर देंगे, तो a बराबर यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ पे a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो जैसे कभी दे दिया जाए कि सरल आवर्त गति में किसी कण का त्वरण a बराबर, ठीक है, ये दे दिया जाए कि सरल आवर्त गति में किसी कण का त्वरण a बराबर माइनस bx है, और कह दिया गया कि आप इसका आवर्तकाल बताइए, तो a बराबर माइनस bx को a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर कर देंगे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बी आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट बी आएगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन होता है, मास फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2 पाई बटे कैपिटल टी करके आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो इसको न्यूमेरिकल आता है, पूछा जाता है। अच्छा पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या होता है, तो भैया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को पाई बाई 2 के एंगल से लीड करता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को पाई बाई 2 के एंगल से लीड करता है, लेकिन एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट को पाई के एंगल से लीड करता है, ठीक है। ये आपके सब इक्वेशंस हो गए एसएचएम में। अब इसके बाद सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की बात होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये हो गया, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ देंगे आपका ये हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी आपका ये होता है, ठीक है। अब इसमें वाई का मान हम रख के देख लेंगे, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पे क्या आता है, ठीक है। इस तरह से करके हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज आ गया, जब हम y बराबर माइनस से रखेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। y बराबर प्लस से रखेंगे तो प्लस साइड में 0 होगा, इसलिए इसका ग्राफ ये आता है। और जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है, इसलिए इसका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ये बनता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम y बराबर माइनस से रखेंगे तो आपका ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, ठीक है। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो इस पे आपका 0 बता देता है, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ये होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का या टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन काश या साइन के टर्म में पूछे तो आप इनको ये लिख सकते हैं और इसके बारे में ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब इसके बाद एसएचएम में आता है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो सरल लोलक के केस में होता है कि जो सरल लोलक होता है एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से होता है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी होता है, ठीक है। अच्छा ये टाइम पीरियड एल पे डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए कभी कहा जाए कि झूला झूलती हुई लड़की अगर कोई दूसरी लड़की उसके बगल में बैठ जाती है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर झूला झूलती हुई लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठेगा, इफेक्टिव लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होगा तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी होती है तो झूले की स्पीड ज्यादा होता है, और खड़ी लड़की अगर बैठ जाती है तो झूले की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। ग्राफ अक्सर पूछा जाता है, तो ग्राफ में पहला ग्राफ है, अगर टी और एल में ग्राफ खींचा जाता है तो ये पैराबोला आता है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा चीज टी स्क्वायर और एल में ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी पूछा गया है। और टी और अंडर रूट एल में है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, ये चीजें हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाता है, किस तरह से बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। और डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू पीजीटी में एक बार पूछा गया है तो होता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा होता है, ठीक है। अब इसमें आगे ये चीजें होती हैं, जब कभी आपसे कह दे कि अनंत लंबाई के पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो जनरली लोग क्या करेंगे, एल को अनंत मान के कर देंगे अनंत, ऐसा नहीं है। अनंत लंबाई के पेंडुलम का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हैविंग इनफाइनाइट लेंथ होता है, वो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता है, और इसी का वैल्यू 84.6 मिनट भी होता है, ठीक है। तो अनंत लंबाई के पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट या 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता है, ठीक है। अगर एक तरह से बॉब लटकाया गया है, बॉब पे प्लस चार्ज है और नीचे माइनस प्लेट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहां से हम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो 2 पाई अंडर रूट एल की जगह ये रख देंगे जी प्लस क्यू बटे एल। लेकिन जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगे, ऊपर लगने वाले नीचे पॉजिटिव प्लेट रखते हैं, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे माइनस हो जाता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये चीजें हैं। दूसरा चीज, अगर सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट रेस्ट में है, तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही रहता है। अगर सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रखा गया, लिफ्ट तेजी से नीचे एक्सेलरेट करते हुए आ रही है, तो टाइम पीरियड उसका 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी माइनस ए होता है। एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाता है तो जी की जगह जी प्लस ए हो जाता है, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर लिफ्ट के अंदर कोई आदमी एक बाल को छोड़ रहा है और लिफ्ट के बाहर कोई आदमी खड़ा है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो वैसे केसेस में जो आदमी नीचे है उसको लगेगा
कि ये लिफ्ट जो है वो जी से नीचे आ रहा है, लेकिन अंदर लिफ्ट के अंदर जो आदमी है उसको लगेगा दूसरा बॉडी जी माइनस ए से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब स्प्रिंग की बात आती है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को एक बॉडी से कनेक्ट करके जब मोशन कराते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको विस्थापित करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टोरिंग फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, तो उसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल स्प्रिंग पे क्या होता है, यह बराबर माइनस के एक्स होता है। ठीक है, और इसके केस में टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। ये चीजें सबको पता है। स्प्रिंग को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फार्मूला लगता है 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। लेकिन स्प्रिंग को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो सीरीज वाला फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, जैसे k डैश लॉग k1 प्लस k2। आपसे कभी कभी ऐसा दिया जाता है दो मास बॉडी m1 m2 एक दूसरे से एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जहां k होता है, तो इसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। m यहाँ पे रिड्यूस मास होता है। रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं, 1/म्यू बराबर 1/m1 प्लस 1/m2 सॉल्व करके म्यू का मान निकालते हैं, तो म्यू का मान यही होता है। और टाइम पीरियड में 2 पाई अंडर रूट म्यू अपान k होता है, इसमें म्यू की जगह वैल्यू रख देंगे तो टाइम पीरियड ये हो जाता है। फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इसी का उल्टा हो जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। सब अब इसमें एक चीज क्या है, कभी कभी ये कह देते हैं कि स्प्रिंग को अगर हम n बराबर भाग में काट रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को n बराबर भाग में काट दे रहे हैं तो इसका एक भाग का जो बल नियतांक होता है nk हो जाता है। टाइम पीरियड जो होता है 1/√n टाइम्स t होता है, फ्रीक्वेंसी √n टाइम्स ये होता है। ठीक है, जैसे कह दिया एक स्प्रिंग है उसको 5 बराबर भाग में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का प्रभावी बल नियतांक कितना हो जाएगा, तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 भाग में काटा है तो ये हो जाएगा 5k। ठीक है, दूसरा चीज, अगर स्प्रिंग की लंबाई को हम n गुना बढ़ा दें तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k बाई n हो जाता है। टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम पीरियड √n टाइम्स t हो जाता है। जैसे कह दिया जाए इसी स्प्रिंग की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो t डैश √4 इंटू टी हो जाएगा, तो √4 माने 2 गुना बढ़ जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो एक्सटेंशन जो उसमें एक्सटेंशन होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज ही नहीं होता है, सीधा ऐसे चलता चला जाता है। डैम्ड ऑसिलेशन में विरोध होता है, ये आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद आता है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन भी सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे चीज आता है कि सपोज ए बॉडी ऑफ मास m वाइब्रेट्स सेपरेटली विथ टू डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 एंड टाइम पीरियड थीटा। दो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 और टाइम पीरियड t1 t2 है, दोनों अलग अलग इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं कि उनका टाइम पीरियड t1 t2 हो रहा है। अगर उन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √t² प्लस t2²। पैरेलल में जोड़ा जाए तो t1 t2 अपन √t1² प्लस t2² होता है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आता है ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं वेव पे। वेव देखिए, वेव और एसेशन दो पार्ट था, एसेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम वेव पे आते हैं। वेव पे देखिए क्या है, आपसे पूछा जाता है वेव के लिए कि व्हाट इज वेव। तो तरंग क्या है, तरंग एक विक्षोभ होता है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा तरंग एक विक्षोभ है। ये क्या करता है, एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसे प्रगामी तरंग भी कहते हैं। अच्छा, वेव जब चलता है तो माध्यम में क्या चीज आगे ट्रांसफर होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। ये पीजीटी 2022 में आया हुआ है। माने एक पार्टिकल अपने स्थान को छोड़ता नहीं है, वो दूसरे पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है। पार्टिकल वहीं पे रहकर एसेशन में रहता है, ठीक है। दूसरा चीज, वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम में प्रत्यास्था और जड़त्व का होना जरूरी होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब अच्छा, एक चीज और बताया गया है कि अगर कोई ट्रेवलिंग वेव है वो साइन या कॉस का इस तरह से x प्लस माइनस dt का फंक्शन है तो वो सर्टेनली वेव इक्वेशन को फॉलो करता है। तरंग समीकरण आपसे पूछा जाता है d2y/dt² बराबर u² d2y/dx²। ये निश्चित ही तरंग समीकरण को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और उसी को हम प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव्स कहते हैं। माने जो भी वेव इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को हम प्रगामी तरंग या हार्मोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। और कौन सेटिस्फाई करता है, वही सेटिस्फाई करेगा जिसका फंक्शन x प्लस माइनस bt के रूप में होता है, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं।
अच्छा, इसमें वेव में जो होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेव वेलोसिटी जो होता है इस तरह से अगर चल रहा है तो वेव वेलोसिटी ओमेगा बटे के होता है, एल लैम्डा होता है, लैम्डा बटे एन होता है। ठीक है, ये वेव वेलोसिटी है। और आपका पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। ठीक है, जैसे आपका प्रगामी तरंग का समीकरण क्या है, y बराबर आपका यहाँ पे है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया और कह दिया वेव वेलोसिटी बताइए, तो क्या करना है, कंपेयर कर देना है, जो इक्वेशन दिया जाएगा ओमेगा बटे के कर देंगे, वेव वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। ये सारे प्रगामी तरंग के समीकरण है। आपसे कभी भी इस तरह से दिया जा सकता है y बराबर 0.5 sin 100t माइनस 2 पाई एक्स, ऐसे करके दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कब वेव वेलोसिटी बताइए, ओमेगा का मान बताइए, वेव वेक्टर के का मान बताइए, तो आप कंपेयर करके इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम 0 एंगल पे होता है, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपका ए ओमेगा होता है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होता है और वेव वेलोसिटी ओमेगा बटे के या एन लैम्डा होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें और आगे हम बढ़ते हैं, फेज डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखिए, फेज डिफरेंस कालांतर जो होता है, अगर दो फेज एंगल दिया है उनका डिफरेंस ले लेंगे तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस बराबर के इंटू पाथ डिफरेंस होता है, के का मान होता है 2 पाई लैम्डा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। टाइम डिफरेंस पूछता है तो फेज डिफरेंस बराबर ओमेगा इंटू टाइम डिफरेंस, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब गैस माध्यम में ध्वनि की चाल और आरएमएस स्पीड का रिलेशन ये होता है, गैस माध्यम में ध्वनि की चाल गामा बटे 3 वीआरएमएस स्पीड होता है। ठीक है, ये चीजें आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, कभी कभी इक्वेशन दे दिया y बराबर a, जैसे दे दिया y बराबर 0.5 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर दे दिया 0.5 कास ओमेगा टी, और आपसे कह दिया कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालिए। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को या तो साइन में कर दीजिए या कास में कर दीजिए। माने कास में है तो दोनों को कास में रहने दीजिए, साइन में है तो दोनों को साइन में रहने दीजिए, एक ही में कर दीजिए। एक में करने के बाद साइन या कास के राइट साइड में जो होता है उसके एंगल का डिफरेंस ले लीजिए, फिर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। देखिए, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो होता है वो h अपॉन p होता है। ठीक है, p बराबर √2 m होता है, इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होता है। अब टाइप्स ऑफ वेव में हम आते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेव में आपका यहाँ पे जो है 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे और एक होता है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। कॉन्वेक्शन विमराट का जो फार्मूला होता था, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब जो होता है ये आपके अयांत्रिक तरंगे हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो यांत्रिक तरंगे होती है ना, ये अनुप्रस्थ दोनों होती है, तभी आगे बढ़ती हैं जब किसी माध्यम वहां पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग को ही कहते हैं, इसलिए अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि तरंग आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, ये चीजें होता है। अब इसमें आगे आते हैं, आगे क्या है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पोलराइजेशन की घटना में यह अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ध्रुवण की घटना में यह अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार करता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका लाइट क्या है, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स दोनों होता है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव वही होता है जिसमें वेव जिस दिशा में चल रहा है पार्टिकल उसके लंबवत कंपन करता है। तो देखिए, वेव इस दिशा में आगे चल रहा है, पार्टिकल परपेंडिकुलर कंपन कर रहा है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जिसको हम स्लिंग या क्रेस्ट कहते हैं। इस साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ट्रॉय या गर्त कहते हैं। लगातार दो स्लिंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होता है, लगातार दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होता है। ट्रांसवर्स वेव जो पाई जाती है वो हमेशा सभी सॉलिड में पाई जाती है, लेकिन जो जल का पृष्ठ होता है इसके पृष्ठ पर भी ट्रांसवर्स वेव पाई जाती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन प्रगामी तरंग जैसा समीकरण होता है, और ट्रांसवर्स वेव में जो वेलोसिटी होता है √T/m होता है। T होता है उसमें तनाव, m होता है मास पर यूनिट लेंथ, माने m जो होता है उसका मास पर यूनिट लेंथ होता है। ये अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो जाती है।
अब इसके बाद हम आते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग ही हमारा जो है ध्वनि तरंग कहलाता है। ये ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है। जल के पृष्ठ पर अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जल के अंदर अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, अब इनका भी वही है, संपीड़न और विलयन बनता है। जो संपीड़न के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, दो विलयन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अच्छा, ये ठोस के लिए प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, इसलिए ये होता है। द्रव के लिए आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता है, इसलिए ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और गैस के लिए भी इन्होंने रखा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होता है। इन्होंने ये रखा था न्यूटन के द्वारा जो दिया गया, जो कि गलत पाया गया। लाप्लास ने इसमें गामा लगा दिया, जिसको विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात कहते हैं। ये सही माना गया। गैस के लिए ध्वनि तरंग की चाल √ गामा बटे पी होता है। पीजीटी 2022 में पूछा गया था। इसी को सॉल्व करके हम आगे आते हैं तो आपका यहाँ पे ये चीजें आ जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करता है। तो देखिए ध्वनि तरंग की चाल जो होता है ताप पर निर्भर करता है। ये आपका पीजीटी 2022 में पूछा गया है इस साल। V² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। कितना होता है, अगर हम T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड 0.61 मल्टीप्लाइड बाई T मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। और 332 में बड़ी वैल्यू जोड़ देंगे तो आपका टोटल ये आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्वनि तरंग की चाल घनत्व पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप जानते हैं नम वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए नम वायु में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्वनि तरंग की चाल दाब पर निर्भर नहीं करता है, जो कि आपका LT 2022 में आया हुआ है। ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला चीज होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। अगर हम कंपेरिजन करें तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो इनके ध्वनि तरंग का जो चाल होता है, ऑक्सीजन गैस के लिए ध्वनि तरंग की चाल बटे हाइड्रोजन गैस के लिए ध्वनि तरंग की चाल बराबर 1/4 ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल है तो दोनों की विलासिटी का रेशियो 1/4 होता है। इसको न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ये चीजें हैं, क्लास में करवाया गया है। एक तरह से रिवीजन के पर्पज से हो गया आपका। ये भी आपका पीजीटी 2022 में पूछा गया है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार से होती है। एक होता है अपश्रव्य तरंगे, जिसकी आवृत्ति 20,000 से कम है। श्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। पराश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है, पावर अपॉन एरिया कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है 2π² ρv। अच्छा, अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के लिए एरिया 4πr² होता है, इसलिए इंटेंसिटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है तो एरिया 2πrl होगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा 1/r के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इको क्या है, हमारी ध्वनि का किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट करके हमें सुनाई देना, ये इको या प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, इसमें जो सॉल्व करने पे डिस्टेंस आपका आया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करने देखे जो स्पीड बराबर 2d/t रखते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें 16.5 मीटर आता है, लेकिन जनरली इसको हम 17 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया था यही है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव। ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, इसलिए रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और गामा रेज का सबसे कम होता है। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊर्जा, आवृत्ति, भेदन क्षमता बढ़ता है, इसलिए भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल का। ठीक है, ये चीजें हो जाती है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पे। देखिए तरंगों का अध्यारोपण क्या कहलाता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में चलती हुई मिलती है तो मिलने के बाद एक नया रिजल्टेंट तरंग प्राप्त होता है, यही तरंग का अध्यारोपण कहलाता है। उसका जो विस्थापन होता है वो सभी तरंगों के विस्थापन के अलजेब्राइक सम के बराबर होता है, अलजेब्राइक वेक्टर सम के बराबर होता है, जैसा कि ये चीजें होता है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस, इसमें सुपरपोजिशन जो घटना होती है व्यतिकरण का होता है। ठीक है, व्यतिकरण का होता है, विस्पंद का होता है, और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की घटनाएं इससे एग्जांपल में आती हैं। ठीक है,
अब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है? जब दो तरंगे जिसका आयाम भिन्न भिन्न है एक दूसरे में चलते हुए आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक नई तरंग प्राप्त होती है, सुपर इम्पोज करते हैं, वो व्यतिकरण कहलाता है। और इसका इक्वेशन जो आता है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई करके आता है। अच्छा, पीजीटी 2022 में दिया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, थीटा साइन जीरो किसका होता है? पाई का मान होता है, जीरो का मान होता है, पाई ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें आयाम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाई, और आई बराबर आई वन प्लस आई टू अंडर रूट टू आई वन आई टू कास फाई। अब जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो फेज एंगल ऐसा रखेंगे कि ये कास फाई का वैल्यू 1 है, मतलब जीरो रख देंगे। डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू 180 रख देंगे और रख देंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है वो आपको ये पता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो होता है इंटेंसिटी आता है, आयामी आता है। उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में जो होता है आयामी आता है, इंटेंसिटी आता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो का फॉर्मूला ये हो जाता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। माने मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बटे मिनिमम एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर ये होता है। इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बिट्स पे। बिट्स डिस्टर्ब होता है जब दो फ्रीक्वेंसी का अंदर होता है, वही बिट्स डिस्टर्ब कहलाता है, जहाँ पे दो वेव चली इनकी फ्रीक्वेंसियों का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिट्स फ्रीक्वेंसी होता है कुछ नहीं होता है, दोनों फ्रीक्वेंसी का अंदर निकाल लेंगे, बिट्स फ्रीक्वेंसी होगा। बिट्स टाइम पीरियड पूछा जाता है तो नंबर ऑफ बिट्स बटे बिट्स फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ये चीजें आ जाएगा। और जैसे देता है कि दो आकृति 255 और 246 आ रहा है, बिट्स प्लस माइनस 8 करके आ रहा है, 1 पे 8 ऐसे करके आता है, तो इसमें से कौन सा क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी n बराबर n2 प्लस माइनस डेल्टा n करके निकालते हैं और दोनों में जिसका वैल्यू इक्वल हो जाता है वो बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इसको आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, ये भी फॉर्मूले पे आता है। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, इन सबसे करा दूंगा, इससे फॉर्मूला होता है। अब आपका अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है। अप्रगामी का मतलब क्या होता है? एक वेव इधर से जाए, एक वेव इधर से आए, दोनों आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो अप्रगामी होता है। जैसे ओपन पाइप, क्लोज पाइप, खींचे हुए तार की में तरंगे जो होती हैं। ठीक है, इसमें नोड्स एंटी नोड्स बनता है। अच्छा, नोड्स एंटी नोड जो बनता है ये चीजें हो जाती है। इसका समीकरण जो होता है y बराबर a cos ओमेगा t होता है। a आयाम है, इसका मान 2a sin kx cos sin ओमेगा t होता है। अच्छा, यहाँ पे नोड्स कहलाता है ये, जहाँ पे प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और ये वाला पोर्शन एंटी नोड्स कहलाता है जहाँ पे प्रेशर डेंसिटी मिनिमम होता है। लगातार दो नोड्स एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होता है, एक नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होता है। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया प्रेशर डेंसिटी कहाँ कैसे क्या होता है। अच्छा, इसमें आयाम जो होता है 2a का होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। इसका पहला एप्लीकेशन होता है खींचा हुआ तार। आपका पीजीटी 2022 में आया था। खींचे हुए तार में जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, हम एक बनाते हैं तो l लंबाई होता है, नॉन नोड के लिए लंबा दूरी λ/2 और λ/2 बराबर l, तो λ बराबर 2l, v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर v बटे लैम्डा होता है, तो v बटे 2l कर देते हैं, तो आपका n1 बराबर आता है v बटे 2l। अच्छा, इसमें इवन आर्ट सब आता है। n2 बराबर हो जाएगा 2n1, n3 बराबर 3n1, n4 बराबर 4n1। ठीक है, यही सेम चीजें आपका जो है क्लोज पाइप में भी आता है। ओपन आपका यही सेम चीजें आपका जो है ओपन पाइप में भी आता है। क्लोज पाइप में जो होता है आपका केवल ऑड हार्मोनिक्स आता है। ठीक है, सोनोमीटर में आपसे कभी पूछा जाए सोनोमीटर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये होता है n बराबर 2l अंडर रूट t बाई m। ये भी पूछा हुआ आपका पीजीटी 2022 में। अगर कभी लंबाई और फ्रीक्वेंसी दिया जाए तो ये रिलेशन रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और मास का दिया जाए तो ये, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का ये, फ्रीक्वेंसी और तनाव का तो ये रखिएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाता है। अब अपना ओपन पाइप है। ओपन पाइप भी ठीक आपका उसी तरह से होता है। ठीक है, इसमें इवन आर्ट दोनों आते हैं, बस क्लोज पाइप जो है क्लोज पाइप में आर्ट आता है। क्लोज पाइप में क्योंकि नोड्स एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/4 आता है, इसलिए n1 बराबर यहाँ पे जो आ जाता है वो आपका v बटे 4l करके आता है। ठीक है,
n1 बराबर v बटे 4 करके आता है। यदि आपका पीजीटी 2022 में पूछा है, वहां पे n3 पूछा है पीजीटी 2022 में, तो n3 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 v बटे l हो जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब डॉपलर इफेक्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट का भी क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया था, पीजीटी में नहीं है। डॉपलर इफेक्ट वेव, ये लाइट में भी होता है, वेव में भी होता है। लाइट और वेव में क्या है, एक ही फॉर्मूला बताया था, एपिलेंट फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस v0, v माइनस प्लस vs। v ध्वनि की चाल है, v0 ऑब्जर्वर श्रोता की चाल है, vs सोर्स स्रोत की चाल है। जो स्थिर होगा उसकी जगह हम 0 कर देंगे। नजदीक आते हैं, देखिए ऊपर प्लस माइनस लिखा है, नजदीक आते हैं तो ऊपर वाला साइन लिखा जाता है, दूर जाते हैं तो नीचे वाला साइन लिखा जाता है। जैसे आपका ये कह दिया कि जब सोर्स आप स्थिर ऑब्जर्वर की तरफ आता है, तो ऑब्जर्वर स्थिर है तो v0 0 हो जाएगा। इसका मतलब सोर्स चल रहा है, तरफ चल रहा है, नजदीक आया, नजदीक के ऊपर साइन पे क्या हो जाएगा, n v प्लस 0 बटे v माइनस vs। तो क्या हो जाएगा, n v बटे v माइनस vs। देखिए ये बन गया। तो ये चीजें हैं, उसी तरह से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। आपका जो आया था वो ये आया था कि ऑब्जर्वर सोर्स दोनों चल रहे हैं, दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा पीजीटी 2022 का। तो इनके हिसाब से क्या निकल के आ जाएगा, n डैश बराबर n, n डैश बराबर n हो जाएगा। नजदीक आ रहे हैं तो v प्लस v0 हो जाएगा, v माइनस vs हो जाएगा। ये वाला पीजीटी 2022 का आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, ऑब्जर्वर सोर्स दोनों चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, लाइट में जो होता है डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा लेम्डा बराबर v बटे c लेम्डा, या डेल्टा लेम्डा अपॉन लेम्डा बराबर होता है v अपॉन c। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा लेम्डा क्या होता है, डेल्टा लेम्डा को हम लिख सकते हैं लेम्डा माइनस लेम्डा डैश। ठीक है, अगर स्टार दूर जा रहा है तो लेम्डा डैश का वैल्यू बढ़ेगा तो ये नेगेटिव आएगा, रेड शिफ्ट होगा। अगर स्टार नजदीक आ रहा है तो इसका वैल्यू कम होगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वायलेट शिफ्ट। तो जब रेड शिफ्ट दिखा इसका मतलब तारे दूर जा रहे हैं, जब वायलेट शिफ्ट है इसका मतलब तारे नजदीक आ रहे हैं। ये चीजें हो जाता है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, पिच। पिच क्या होता है, देखिए जब हम पिच की बात करेंगे तो पिच क्या होता है, देखिए महिलाओं की आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है इसलिए उनका पिच अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज पतली होती है। पुरुषों का आवृत्ति ज्यादा कम होता है, आवृत्ति कम होता है तो उनका तारत्व कम होगा, पिच कम होगा, पिच कम होगा, इस वजह से उनका आवाज मोटा होता है। तो पतला आवाज, मोटा आवाज, लड़के का लड़की का आवाज पहचानने के लिए पिच या तारत्व होता है। लेकिन जब दो लड़की आपस में बोलनी, मान लिया सोनी मोनी, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सोनी है कौन मोनी है। अब तो दोनों का पतला आवाज है, तो दोनों के आवाज में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं गुणता। ठीक है, ये चीजें होता है। इसके बाद अगला टॉपिक इस पे आपका आता है लाउडनेस का। ठीक है, लाउडनेस, लाउडनेस जो होता है इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। बीटा बराबर 10 log 10 I बटे I0 होता है, I0 मिनिमम इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो कोशिश किया गया है आपको बहुत कम समय में, जिसमें कोई बोर भी ना हो, आराम से आधे घंटे 35 मिनट में आपका पूरे वेव का एक रिवीजन हो जाए। तो आपका पूरा वेव का मैंने रिवीजन करा दिया, आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ाई है सारी चीजें, इसको एक बार रिवीजन कर लिए, डेली इसको रिवीजन करिए, आपका पूरा फॉर्मूला अपडेट रहेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और सॉल्व करा दिया जाएगा, इन सबको आप कंप्लीट रखिए। तो आपका 5 सेक्शन फिजिक्स में बनेंगे, एक हीट का होगा, एक लाइट का होगा, एक वेव का होगा, एक मैकेनिक्स का, एक इलेक्ट्रिसिटी का। आधे घंटे 40-40 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें पूरी चीज एक्सप्लेन की जाएगी और लगभग सारी चीज इस तरह से आपका एक तरह से पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आप इत्मीनान से सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए, और इसका नोट्स जो रखा हुआ है उसको भी देख करके पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है।